मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे पैडल अप के चैनल पर। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी और उसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए हमारी ये सीरीज़ का जो कि ये हमारे चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाई जा रही है, उस सीरीज़ की ये अगली कड़ी है जिसमें हम और नए टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। आई होप आपने इस सीरीज़ के जितने भी अभी तक प्रैक्टिस सेशन आए हैं उन सब के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को बेहतर किया होगा। और इफ़ एनी केस अगर आपने नहीं कर पाए या नहीं किया है, आप पहली बार चैनल पर आए हैं, तो आपको नीचे प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसकी मदद से हमारे सारे प्रैक्टिस सेशन देख सकते हैं। उसमें हमारे मोस्टली सारे टॉपिक कवर करके क्वेश्चन बनाए गए हैं और उन सब की प्रैक्टिस कराई गई है, तो आप उनको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की ओर। उससे पहले अगर आप हमारे कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी क्वेरी हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ग्रुप्स की लिंक को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के और क्वेश्चनों की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल इवोल्यूशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब शिक्षण अभिगम प्रक्रिया में आदर्श मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? क्या वो कंप्रिहेंसिवनेस होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, या सब्जेक्टिबिलिटी? तो जो नहीं है वर्ड पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो आपकी व्यापकता बिल्कुल होनी चाहिए, वैलिडिटी भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, बट उसमें व्यक्ति निष्ठता या व्यक्तित्वता नहीं होनी चाहिए, मतलब सब्जेक्टिबिलिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर वो चीज़ नहीं बनानी चाहिए, है ना। तो ये इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि NEP 2020 रिकमेंडेड द ऑफ स्टडी क्लासिकल लैंग्वेज एज, मतलब जो NEP 2020 हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अंदर जो क्लासिकल लैंग्वेज को स्टडी में शामिल करा गया है वो एज अ किसके तौर पे किया गया है? 3 लैंग्वेज फार्मूला के तहत, लैंग्वेज ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स के एडिशनल ऑप्शंस के तहत, या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के तहत? तो अगर बात करें NEP की, तो आपको पता है कि NEP के माध्यम से वैसे त्रिभाषा सूत्री की अवधारणा आपकी 1986 की शिक्षा नीति से चली आ रही है, बट इसने इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे ढंग से किया है। और जो आपकी क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो आपकी एडिशनल लैंग्वेज के अंतर्गत रखी गई, और 3 लैंग्वेज में आपकी 2 भाषाएं भारतीय होना कंपलसरी है, और एक आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें सेकंड लैंग्वेज जो है वो आपकी इंग्लिश है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 विच लैंग्वेज शुड अ टीचर यूज़ फॉर इंटरेक्टिंग विथ प्राइमरी चिल्ड्रन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब NEP के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे हैं या प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत के लिए किस भाषा का उपयोग करना चाहिए? रीजनल लैंग्वेज ओनली, हिंदी ओनली, इंग्लिश ओनली, या मदर टंग? तो मोस्टली जो बढ़ावा दिया गया है NEP 2020 के अनुसार वो है आपकी मदर टंग, और इस मदर टंग को बोला गया है कि आप कक्षा 5 तक रखिए, अगर बढ़ाना चाहें तो उसको 8 तक, कक्षा 8 तक भी लेके जा सकते हैं ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी डन, मतलब रचनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए स्टैंडर्ड ग्रुप टेस्ट नॉट बाय रेगुलर टीचर, कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट एट बिगिनिंग एंड द एट एंड ऑफ द सेशन ओनली। तो अगर बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ग्रुप टेस्ट नहीं है, और रेगुलर टीचर कि मतलब ऐसा नहीं है कि रेगुलर टीचर वो नहीं कर सकता, और ना ही एंड ऑफ द सेशन होता है। ये होता है कोलैबोरेशन विद द स्टूडेंट। हम एक तरीके से कहीं ना कहीं अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चे का अवलोकन या मूल्यांकन करना चाहते हैं कि आखिर उसमें कितने जो लर्निंग आउटकम हम लेके चल रहे हैं वो एक्चुअल में बच्चे में देखने को मिल रहे हैं क्या नहीं, है ना। और इसका अगर अपोजिट की बात करें तो वो है सबमिटिव असेसमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिविटी अचीव्ड बाय द टीचर इन द क्लासरूम टीचिंग। मतलब टीचर के द्वारा कौन सी ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता प्राप्त की जाती है इन तीनों में से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, या ऑल? तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि इसका आंसर ऑल है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से एक बात मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने अभी पिछले प्रैक्टिस सेशन में एक चीज़ डिस्कस की थी ब्लूम के बारे में, तो उसमें मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था कि आखिर ब्लूम ने कौन से 3 डोमेन को लेकर बात कही है। तो कुछ बच्चों ने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया है, और मैंने उनका रिप्लाई भी दिया है कि उनका आंसर सही है, और जो ब्लूम के द्वारा डोमेन थे जिनके ऊपर बात करी गई है वो यही तीनों डोमेन है आपको, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, है ना। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच फैक्टर अफेक्ट द टीचिंग प्रोसेस, मतलब कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है? ह्यूमन रिलेशनशिप स्किल, सब्जेक्ट मैटर ऑफ टीचिंग, क्लासरूम एनवायरनमेंट, या सभी? तो इसका आंसर वैसे भी हम लोग सभी लगाने में तुक्केबाज एकदम मस्त हैं, तो इसका जो आंसर वैसे तुक्का नहीं है, लेकिन इसका आंसर सभी इसलिए होगा क्योंकि आपके ह्यूमन रिलेशन भी अफेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट मैटर भी करता है इसमें टीचिंग में, क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये तीनों कहीं ना कहीं आपको टीचिंग को अफेक्ट करने की एक फैक्टर के तौर पे सामने देखने को आपको मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच इज़ नॉट अ ट्रेट ऑफ गुड टीचर, मतलब इसमें कौन सा अच्छे टीचर का गुण नहीं है? कमांड ओवर सब्जेक्ट बिल्कुल होनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है, या ट्रीटिंग स्टूडेंट आइडेंटिकली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रिपेयर बिफोर
टेकिंग क्लासेस। तो देखो कोई शिक्षक जब क्लास लेता है उससे पहले प्रिपरेशन करता है, ये बात भी सही है। ऐसा मतलब बेहतरीन टीचर कोई नहीं होगा जो कक्षा में पढ़ाने से पहले या कोई लेक्चर डिलीवर करने से पहले अपनी प्रिपरेशन ना करे। अगर बात करें कमांड ओवर सब्जेक्ट, बिल्कुल भी टीचर को होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पे कमांड। टीचिंग स्टूडेंट आइडेंटिकली, ये बात यहाँ गलत है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बन जाती है, क्योंकि टीचर को एकदम आइडेंटिकली मतलब ये इसको या व्यक्तिगत रूप में मतलब इंडिविजुअल एक बच्चे को सेपरेटली ट्रीट करना नहीं चाहिए, है ना। इसका ये मतलब यहाँ निकलेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्कुल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इज दैट, मतलब रचनात्मक जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान की विशेषता क्या होती है? कन्फर्म टू नॉर्म्स, लाइक टू इमिटेट अदर, इंडिपेंडेंट इन थिंकिंग या शॉर्ट अटेंशन। तो जो क्रिएटिव बच्चे होंगे तो क्या मानदंडों के अनुरूप काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, मानदंडों से हट के काम करने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। इमिटेट अदर, दूसरों की नकल करेंगे? नहीं, क्योंकि क्रिएटिव है वो अपनी थिंकिंग के बेस पे काम करेंगे। तो इंडिपेंडेंट इन थिंकिंग, यही हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ट्रांसमिटिव ऑफ नॉलेज, मेक डिसिप्लिन, या प्रमोट कंपटीशन, या इनकरेज क्रिएटिविटी। तो ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजते हैं, तो ये आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि आपको भी एक्टिव, क्योंकि आप पढ़ते हैं ना कि हमारा एज अ टीचर काम है कि बच्चों को एक्टिव रखना। तो आप भी कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस सेशन में एक्टिव भूमिका अपनी निभाएं, तो उसके लिए ये एज अ होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन है। आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। बाई विच मेथड द टीचर इज एक्टिव एंड द चाइल्ड इज इनएक्टिव, मतलब कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप कह सकते हैं कि टीचर तो सक्रिय बट जो बच्चा है वो सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है? ऑब्जर्वेशन है, स्टोरी टेलिंग है, क्वेश्चन एंड आंसर है, या सभी? तो स्टूडेंट को इनएक्टिव बताया गया। ऑब्जर्वेशन में स्टूडेंट भी एक्टिव रहता है, वो ऑब्जर्व करता है चीज़ें कौन सी चीज़ कैसे होती हैं। स्टोरी टेलिंग है, क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर में बच्चा भी एक्टिव रहेगा, तो ये भी नहीं बनेगा, ऑल वैसे ही कट जाता है। तो स्टोरी टेलिंग जो आपका होगा वही आपका टीचर एक्टिव होगा, बस स्टूडेंट ऐसा लिसनर की भूमिका निभाएगा। हाँ, अगर इससे बच्चे की लिसनिंग अच्छी हो सकती है, बट इसमें चाइल्ड इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन नेचर ऑफ टीचिंग एग्जैक्टली, मतलब कौन सा इसमें टीचिंग की नेचर को डिफाइन नहीं कर सकता? टीचिंग इज इंटरेक्शन, हाँ बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल सही है। दिस इज अ बोथ आर्ट एंड साइंस, ये बात भी सही है। इज आ डेवलपमेंटल प्रोसेस, ये बात भी सही। यूजफुल फॉर टीचर ओनली, नहीं, ये बात गलत इसलिए हो जा रही है क्योंकि जो आपकी टीचिंग है वो एक्चुअल प्रॉपर आपकी टीचर के लिए ही यूज़फुल नहीं है, क्योंकि टीचिंग करेंगे तो इससे किसको फ़ायदा भी हो सकता है, इसको बच्चे को भी फ़ायदा होगा। तो ये कहना है एकदम से गलत होगा कि टीचिंग इज़ ओनली यूज़फुल फॉर द टीचर, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ की पिलर टू टीच लैंग्वेज इन प्राइमरी। आपको ये बताना है जो प्राथमिक स्कूलों में आप भाषा अगर सिखा रहे हैं तो उनके की पिलर्स होते हैं कुछ, उन की पिलरों में कौन सा शामिल नहीं है ना। इज नॉट इंक्लूडेड इन द की पिलर्स, तो आपको लिसनिंग बताना है, रीडिंग बताना है, मेमोराइजिंग बताना है, या राइटिंग। तो ये भी आंसर आप ही देंगे। और आपको ये भी बताना है, ऐसा होमवर्क ये क्वेश्चन दे दिया तो 2 क्वेश्चन आपके ऐसा होमवर्क हो गए जिनका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। और आपको इसके साथ ये भी बताना है कि प्राथमिक स्कूलों में या प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए आपको अगर भाषा सिखाना है तो कौन सी वो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो भाषा के तौर पे आपको सिखानी ही पड़ेंगी, है ना। तो ये इसका आंसर भी आप जरूर हमें भेजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि लर्निंग मैथमेटिक्स फॉर अ चाइल्ड इज डैश एंड डैश प्रोसेस, क्या वो क्रिएटिव इनएक्टिव है? तो यहाँ अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊँ तो आपको इनएक्टिव वाला कट जाएगा, है ना। अगर बात करें पैसिव, हमें बच्चे को पैसिव नहीं रखना है, इस हिसाब से ये कट जाएगा। डिस्टेस्टेबल, अरुचिपूर्ण, ये बात भी कट जाएगा। तो हमारा मेन जो आंसर बनेगा वो है क्रिएटिव एंड एक्सप्लोरेटिव, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच मेथड कनेक्ट प्रॉब्लम विद द एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला, मतलब कौन सी विधि या अप्रोच हम लगाएंगे जिससे सूत्र का अनुप्रयोग से जोड़ती है। डायरेक्टिव है, इंडक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेशन है, एक्टिविटी बेस्ड है। तो अगर बात करें फॉर्मूले से जोड़ना, है ना, एप्लीकेशन का जो है फॉर्मूले के साथ सीधा रिलेशनशिप दिखाना, तो डेमोन्स्ट्रेशन और एक्टिविटी बेस्ड ही हट जाएगी। अगर बात करें आगमन और निगमन की, तो आपको पता है जो निगमन विधि है वो नियम से आपका कहीं ना कहीं उदाहरण की ओर चलती है, और जो आगमन विधि है उसमें पहले हम नियम दिखाएंगे, उदाहरण पेश करेंगे, फिर कहीं ना कहीं बच्चे को जनरलाइजेशन के तौर पे आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन ही कह रहा है कि सूत्र के अनुप्रयोग से जोड़ती है, तो सूत्र का अनुप्रयोग किस में आएगा? डिडक्टिव में, क्योंकि यहाँ पहले नियम होगा, उसी नियम के बेस पे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्यूशन को दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि डैश अप्रोच इज फोकस्ड ऑन टीचिंग रादर देन लर्निंग, मतलब कौन सी ऐसी अप्रोच है जो शिक्षण पर ज़्यादा फोकस करती है बजाय कि अधिगम के। एग्जाम सेंट्रिक है, टीचर सेंट्रिक है, लर्नर सेंट्रिक है, एक्सकल्जन है। तो आपको पता है कि जो टीचिंग पे ज़्यादा फोकस करे बजाय लर्निंग पे, वो आपकी कौन सी में आएगी? वो आएगी टीचर सेंटर में, है ना। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आज के ये बेहतरीन क्वेश्चन थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको
ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे और साथ ही साथ जितने भी अभी तक प्रैक्टिस सेशन वीडियोस आई हैं वो भी काफ़ी हेल्प कर रही होंगी। जैसा कि हमें बच्चे अपने फीडबैक्स भेजते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है ना कि कुछ ना कुछ उनका मदद हो रही है। तो आगे भी ऐसी कुछ वीडियो आती रहेंगी आपके प्रैक्टिस सेशन के तौर पे को कॉन्सेप्ट को क्लियर करती रहेंगी। तो आप बाकी की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं अगर आप न्यू हैं। तो मिलते हैं अगली बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।